गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम विनय सिंह है। आज हम क्लास 9th का एटम एंड मॉलिक्यूल्स को आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स किसी भी एलिमेंट में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं और मॉलिक्यूल्स किसी भी कंपाउंड में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि जब दो सब्सटेंस आपस में ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो किस तरह के लॉस को वो फॉलो करते हैं। उसके बाद हमने सीखा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़े थे वो क्या क्या थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज एन एटम, कि एटम क्या होते हैं। अब इसके अंदर हम इसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, की एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, मान लो ये हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है, तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो कि एक ही शेप और साइज के होंगे। तो यहाँ पे जो ये पार्टिकल है ये हाइड्रोजन का एक क्या है, एटम है। सिमिलरली अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, तो कैल्शियम जो ये एटम है, एलिमेंट है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और जो वो एक पार्टिकल होगा वो एटम होगा किसका, कैल्शियम का। अब देखिए इसमें क्या लिखा है आगे, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। यानी कि जो एटम होते हैं वो कैपेबल होते हैं फ्री एग्जिस्ट करने में या ना करने में। इसको अच्छी तरह समझने के लिए देखिए, मान लो हम नोबल गैसेस के बारे में अगर हम बात करें, नोबल गैसेस क्या होती हैं। नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो काफी कम रिएक्ट करती हैं, इनको अनरिएक्टिव भी कहा जाता है, यानी कि किसी के साथ ही जल्दी रिएक्ट नहीं करती। तो अनरिएक्टिव होने की वजह से हमेशा जो नोबल गैसेस होती हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं या फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं बात करूं इसका एग्जाम्पल की, तो मान लो हीलियम की अगर हम बात करें, हम नियॉन की बात करें, या फिर हम ऑर्गन की बात करें, तो ये सभी हमारी कौन सी गैसेज हैं, ये नोबल गैसेज हैं। यानी कि ये काफ़ी कम रिएक्टिव होती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं और किसी भी सब्सटेंस के साथ या एलिमेंट के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करती और इसीलिए ये फ्रीली स्टेट में होती है। यानी कि कभी भी ये कंबाइन होकर नहीं रहेगी आपस में। अगर मान लो ये एक एटम है, मान लो हीलियम का, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट करेगा एटमॉस्फेयर के अंदर। ऐसे सिमिलरली नियॉन का करेगा, सिमिलरली ऑर्गन का करेगा। अगर मैं बात करूं मान लो हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन जो है वो हाईली रिएक्टिव है। क्या है, हाईली रिएक्टिव है, यानी कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। तो बहुत जल्दी रिएक्ट करने की वजह से ही ये फ्री स्टेट में नहीं रहते। ठीक है, फ्री स्टेट में ये एटमॉस्फेयर में नहीं रहते। तो ये कैसे रहेगा, मान लो ये भी दो तरीके से आपस में कंबाइन करते हैं। सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकते हैं ये, या फिर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन की मैं अगर बात करूं, तो मान लो ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, या मान लो एलिमेंट है। तो इसका एक एटम इसके एक एटम को ज्वाइन करने पर हाइड्रोजन बनेगा। यानी कि जब दो हाइड्रोजन के एटम ज्वाइन होंगे तो हाइड्रोजन आपकी गैस बनेगी। ठीक है, जैसे कि ये हाइड्रोजन लिया मैंने और एक हाइड्रोजन लिया, तो ये हमेशा कंबाइन होके ही रहते हैं, ये फ्री स्टेट में कभी नहीं रहते। जैसे कि यहाँ पे देखो, जो नियॉन था वो फ्रीली स्टेट में था, ठीक है, ऑर्गन फ्री स्टेट में था, पर यहाँ पे हाइड्रोजन जो था, यानी कि सेम एलिमेंट के एटम्स मिलकर यहाँ पे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये फ्री स्टेट में नहीं होते, ये मिलकर ही रहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी कभी भी अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता, ये दो आपस में मिलकर एग्जिस्ट करते हैं। जिसकी ये मान लो ऑक्सीजन लिया और ये ऑक्सीजन लिया, तो ये बन गया O2। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस होगी आपकी। सिमिलरली नाइट्रोजन के दो एटम्स आपस में मिलते हैं तभी वो एग्जिस्ट करते हैं, वो नाइट्रोजन गैस बनाएंगे आपस में। ठीक है, तो देखो H2 को आप डाई हाइड्रोजन कह सकते हो। आप सोचोगे सर ने यहां पे डाई हाइड्रोजन का नाम क्यों दिया, तो डाई हाइड्रोजन का मतलब है, डाई मींस टू और हाइड्रोजन के यानी कि दो एटम इसके अंदर ज्वाइन हो रखे हैं। तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो एटम्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली अगर हम इसका नाम दें तो इसका मतलब क्या है, डाई ऑक्सीजन, और इसका नाम क्या है, डाई नाइट्रोजन।
ठीक है जी। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही सेम एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हमारे पास यहाँ पे दो एलिमेंट है अलग अलग, दिस इज एलिमेंट ए और दिस इज एलिमेंट बी। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके एटम और इसके एटम भी आपस में मिलकर कंबाइन हो सकते हैं। जैसे कि मान लो H2O की अगर मैं बात करूं, H2O किसका फॉर्मूला है? वाटर का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम यहां पे कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैंने आपको बताया कि जो एटम्स हैं मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। यहां पे देखो ये फ्री एग्जिस्टेंस कर रहे थे, फ्री एग्जिस्ट हो रहे थे एटमॉस्फेयर के अंदर, यहां पे फ्री एग्जिस्ट नहीं कर रहे, यानी कि ये कंबाइन होके रह रहे हैं उसके अंदर। अब देखो यहां पे जो पार्ट सेकंड है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, सेकंड पार्ट इंप्लाइज दैट whole number of atom and not the fraction of atom take part in a chemical reaction। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड आपकी जो लाइन है वो क्या बताती है आपको कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होंगे वो उसका होल नंबर, यानी कि वो कंप्लीटली उस केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि उसके किसी पार्ट में। अगर मान लो कि अगर हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं तो वो केमिकल रिएक्शन के अंदर दोनों ही एटम पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका हाफ एटम उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है या उसका वन एटम पार्टिसिपेट कर रहा है और एक एटम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये हो गया, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ओके क्लास, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। हाउ बिग द आर द एटम्स, कैन वी सी देम, कि एटम्स कितने बड़े होते हैं, क्या हम उनको देख सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, कि एटम्स जो हैं आपको जैसे कि पता है एटम्स एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स आर द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, साइज छोटा होने की वजह से एटम्स को नेक्ड आई से देखना पॉसिबल नहीं है। इवन अगर हम एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसके अंदर भी अगर हम किसी भी एलिमेंट के एटम्स को देखना चाहे तो हम उस एटम्स को नहीं देख सकते। तो आप सोच सकते हो कि इसके साइज का अंदाजा लगाना कितना मुश्किल है। अगर आप फिर भी इसके साइज का अंदाजा लगाना चाहो तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर मैं थाउजेंड ऑफ या मिलियंस ऑफ एटम्स को कंबाइंड करूं, मिलियंस ऑफ एटम्स को अगर मैं कंबाइंड करूं, सपोज ये एटम्स है और मैंने मिलियंस आइटम्स लेकर उनको कंबाइन कर दिया, तो इसकी जो थिकनेस होगी वो एक नॉर्मल शीट की थिकनेस से काफ़ी कम होगी। यानी कि मिलियंस ऑफ एटम्स को अगर मैं जोड़ भी दूं तो उसको जोड़ने पर एक शीट की जो थिकनेस होती है उससे भी काफ़ी कम बनती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना स्मॉल इन साइज होगा, इसको देखना काफ़ी मुश्किल है। पर क्या हुआ कि बाद में जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई, न्यू टेक्नोलॉजीज आई, तो उसके बाद एक माइक्रोस्कोप आया जिसका नाम था STM। STM मीन्स स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप क्या था? ये हाईली सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप था जो किसी भी एलिमेंट के सरफेस को या उसके पिक्स को खींचने में काफी कैपेबल था। यानी कि वो किसी भी एलिमेंट के सरफेस को कैप्चर आसानी से कर सकता था और उसको वो इजीली मैग्नीफाइड कर सकता था। अब मान लो एक नॉर्मल, अगर मैं माइक्रोस्कोप की बात करूं, उसने किसी एलिमेंट की सरफेस का फोटोग्राफ लिया, इस तरह से वो फोटोग्राफ आया और ये वही फोटोग्राफ को काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड कर देता था। तो मैग्नीफाइड करने से क्या होता था कि उस एलिमेंट के
एटम्स को देखना काफ़ी आसान हो जाता था। तो यानी कि ये जो एसटीएम मशीन है या माइक्रोस्कोप है, ये किसी भी एलिमेंट के सरफेस को मैग्नीफाइड कर देता है, जिसकी वजह से हम इंडिविजुअली एटम्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे एक सिलिकॉन आपकी बुक में भी दिया हुआ है, सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर है कि सिलिकॉन के एक एलिमेंट को लिया गया और उसको एसटीएम के थ्रू से देखा गया कि वो सिलिकॉन का जो सरफेस था एलिमेंट का वो कैसा दिखाई देता था। तो उसके अंदर पता चला कि वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उसके एटम्स को अलग अलग देखना काफी इजी था। तो दिस इज एटम ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मैग्नीफाइड कर देते हैं। तो देखो, अगर मैं एटम की साइज की बात करूं तो आपको जैसे पता है कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है और इसकी साइज को पता लगाने के लिए हमें इसका रेडियस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो एटम के जो रेडियस है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। और रेडियस के पीछे हमेशा आपको यूनिट लिखनी है नैनोमीटर। क्या लिखनी है, नैनोमीटर। अब देखो, आप सोचोगे सर ये नैनोमीटर क्या होता है। जैसे कि अगर मान लो एक सर्कल है, सर्कल के अगर मेरे को रेडियस निकालनी है तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लिखते हैं, क्योंकि एटम का साइज काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, तो इसलिए इनके पीछे नैनोमीटर यूनिट लगानी पड़ती है। और नैनोमीटर है क्या, देखो जी, 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। आप सोचोगे कि इसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे हम, तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो जो उसकी पावर होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं 10 को 9 टाइम्स अगर मैं ओपन करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मीटर। तो अगर मैं इसके जीरोस को रिमूव करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि जो 1 नैनोमीटर है वो इक्वल होगा 0.0000000001 मीटर के। तो इतना छोटा कि उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, इवन उसको नेक्ड आई से भी हम लोग नहीं देख सकते। तो अगर मैं एक एलिमेंट की बात करूं, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसका अगर मैं एक एटम लूं तो उस एटम का जो रेडियस है वो 0.037, ठीक है, 0.37 नैनोमीटर है। ठीक है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट एटम है। एलिमेंट में हाइड्रोजन का जो एटम है सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि इसका जो रेडियस है 0.037 नैनोमीटर है। तो इसके अंदर हमने सीखा कि एटम्स एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको नेक्ड आई से यानी एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके लिए हम एसटीएम यानी कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, जो उस एलिमेंट के सरफेस को काफी ज्यादा मैग्नीफाइड कर देता है। तो मैग्नीफाइड की वजह से क्या होता है, उस एटम्स को इंडिविजुअली देखना काफी ज्यादा पॉसिबल हो जाता है। एटम के जो रेडियस है उसको एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, और रेडियस के पीछे हमेशा नैनोमीटर लगाया जाता है। 1 नैनोमीटर जो है हमारा वो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है, यानी कि इतना छोटा कि उसको अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। और सबसे जो स्मॉलेस्ट एटम है वो हाइड्रोजन का है, उसका जो रेडियस है 0.037 नैनोमीटर के इक्वल होता है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए, सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट है उनको किस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो डाल्टन ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट के लिए सिंबल्स दिए थे। अच्छा, सिंबल्स का मतलब होता क्या है, सिंबल इज अ शॉर्ट मेथड रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं। तो सिंबल एक शॉर्ट मेथड है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए आपको हाइड्रोजन का नाम लिखना पूरा जरूरी नहीं है, इसके लिए आप एक सिंबल यूज कर सकते हो। तो वो सिंबल सबसे पहले डाल्टन ने ही दिए थे। तो डाल्टन ने जो सिंबल्स दिए थे उसमें से कुछ एलिमेंट्स के सिंबल मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं कि इन्होंने किस किस तरह के सिंबल्स को दिया था। उन्होंने हाइड्रोजन के लिए इस सिंबल को यूज करा, ऑक्सीजन के लिए एक सर्कल बनाया, कार्बन के लिए उन्होंने इसको कलर कर दिया सर्कल को, फास्फोरस के लिए उन्होंने उल्टा वाई बनाया, सल्फर के लिए उन्होंने इस सिंबल को यूज किया, गोल्ड के लिए उन्होंने सेंटर में जी
और इस तरह के कुछ एरोस को यूज किया। मर्क्यूरी के लिए उन्होंने इस सिंबल को यूज किया, और कॉपर के लिए उन्होंने सर्कल में सी लिखा, लेड के लिए एल, आयरन के लिए आई, सिल्वर के लिए एस और प्लेटिनियम के लिए उन्होंने सर्कल में पी लिखा। तो उन्होंने एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इसी सिंबल को रखा, और उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के लिए आपको हाइड्रोजन लिखना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आप इस सिंबल को यूज़ कर सकते हो। पर उस टाइम पे काफ़ी कम क्वांटिटी में ही एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो उन्होंने उस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। पर ये काफ़ी इनकन्वीनियंट था, क्योंकि डे बाय डे एलिमेंट्स काफ़ी इंक्रीज हो रहे थे और हर एक एलिमेंट को लिखने के लिए सिंबल को बनाना पॉसिबल नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट आए, जो कि स्वीडन साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एलिमेंट के लिए सिंबल को बनाने की बजाय उस एलिमेंट के नाम के एक या एक से ज़्यादा लेटर या एक या दो लेटर को आप यूज़ कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि सिंबल के लिए 1 और 2 लेटर ऑफ द एलिमेंट यूज करना चाहिए, क्योंकि ये आसान तरीका। एक बात बताओ बेटा, हाइड्रोजन के लिए आप इस सिंबल को यूज कर रहे हो, वहीं हाइड्रोजन के लिए इन्होंने कहा H यूज करो, तो ज़्यादा इजी कौन सा है, ये वाला है ये वाला? आप कहोगे सर ये वाला यूज ज़्यादा इजी है। तो इन्होंने यही कहा कि किसी भी एलिमेंट के लिए सिंबल बनाने के बजाय उस एलिमेंट के लेटर्स को यूज करके उसका सिंबल होना चाहिए। बर्जेलियस ने ऐसा कहा, ठीक है जी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन गाइस। ओके, अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अब जो सिंबल्स दिए जाते हैं एलिमेंट को वो किस बिहाफ पे दिए जाते हैं। देखो पहले क्या था, जो बर्जीलियस आए उन्होंने कहा कि सिंबल्स देने के लिए हमें उस वर्ड के लेटर्स को यूज़ करना है, एक या दो लेटर को। तो जो मॉडर्न सिंबल था वो उसी आइडिया को उसने फोकस किया, और उस आइडिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सिंबल देने का तरीका रखा। जब हम सिंबल किसी को देते थे एलिमेंट्स को, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते थे। कईयों के सिंबल उसके प्लेस के हिसाब से दिए जाते थे, यानी कि कहाँ पे वो मिला है, या फिर साइंटिस्ट के हिसाब से दिए जाते थे, यानी कि किस साइंटिस्ट ने उस एलिमेंट को डिस्कवर किया है, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है उसी के नाम पे ही उसको सिंबॉलिक कर दिया गया है, सिंबल दे दिया गया। या फिर किस लैंग्वेज से निकला हुआ है, मान लो वो जर्मन वर्ड है एक, या फिर वो ग्रीक वर्ड है, या फिर वो लैटिन वर्ड है। तो जहां से वो अराइज हुआ है, जिस वर्ड से वो निकला हुआ है, उस वर्ड के बिहाफ पे भी उसको सिंबल दिया गया, ठीक है। तो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट को जब दिया गया तो उसमें ध्यान दिया गया कि वो एलिमेंट कहाँ पे मिला है, उसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, इस बिहाफ पे उसको नाम दिया गया, या फिर जर्मन, ग्रीक या लैटिन वर्ड में से जिसमें से वो निकला है उस बिहाफ पे उसको नाम दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था कि डे बाय डे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लग गए, साइंटिस्ट उसको नाम देने लग गए। तो इसके लिए क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई। तो इस कमेटी का जो नाम था वो था IUPAC। अब ये जो कमेटी थी इसका काम क्या था, ये उस नेम को अप्रूव करती थी। क्या करती थी? अप्रूव करती थी, ठीक है। अप्रूव करने का काम था इनका। इसकी फुल फॉर्म है, कभी कभार पूछ ली जाती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी कि ये वो कमेटी थी जिसको सेटअप किया गया, बनाया गया। इनका मेन वर्क था जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनको नाम देना या अप्रूव करना उनके नाम को। जिसकी नाम ऑलरेडी साइंटिस्ट दे देते हैं उसको, एलिमेंट्स को, तो ये अप्रूविंग का काम करते थे ये, ठीक है। तो ये एक ऐसी संस्था है जो उसके नेम को, एलिमेंट को अप्रूव करती थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी दी। गाइडलाइंस क्या थी कि फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल एंड अनदर लेटर इफ एडेड इज ऑलवेज अ स्मॉल लेटर। कि अगर किसी भी एलिमेंट को अगर आप नाम दे रहे हो तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, अगर जरूरत पड़े नेक्स्ट लेटर को ऐड करने की तो वो हमेशा छोटा होगा। जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम में मान लो इसके लिए जो सिंबल यूज किया गया है A,
एल छोटा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेटर तो इसके लिए बड़ा है एल्युमिनियम में, इसने कहा भी है कि फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज अ कैपिटल लेटर, और अगर सेकंड को आपको ऐड करना है तो वो एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। इसको आप अगर ऐसे लिखोगे ए कैपिटल एल तो ये आपका गलत माना जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं तो कोबाल्ट में आप लिखोगे सी और स्मॉल ओ, ठीक है, यहां पे कैपिटल हो गया, ये स्मॉल लेटर हो गया। अगर आप दोनों को ही कैपिटल लेटर में लिख दोगे तो वो गलत माना जाएगा। मान लो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन में सिर्फ H आप उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल बनाओगे। तो अगर कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लेटर अगर आ रहा है तो वो कैपिटल होगा, अगर आपको दूसरा लेटर उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा तो वो लेटर आप स्मॉल लेटर यूज करोगे, ना कि कैपिटल लेटर। इसके बाद नेक्स्ट है अनदर लेटर एडेड इज नॉट ऑलवेज द सेकेंड लेटर ऑफ द नेम। जरूरी नहीं कि जैसे देखो एल्युमिनियम में मैंने AL यूज कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 2 लेटर ही है उसके अंदर यूज करने आपको नेम बनाने के लिए, एलिमेंट का सिंबल बनाने के लिए। जैसे कि मान लो क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो क्लोराइड में मैंने C लिया है और स्मॉल l लिया है, तो देखो ये इसका फर्स्ट लेटर है और ये इसका थर्ड लेटर है। तो जरूरी नहीं कि आपको जो लेटर्स लेने हैं वो 1 बाय 1 लेने हैं आपको, आप उस वर्ड में से कहीं से भी सेकंड लेटर आप ले सकते हो। Am I right? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ ये कि अगर आप एक लेटर ले रहे हो उसके अंदर तो कैपिटल यूज होगा, अगर 2 लेटर ले रहे हो तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेटर यूज होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए सिंबल ऑफ एलिमेंट ड्राइव फ्रॉम द इंग्लिश नेम, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं ये इंग्लिश नेम से निकले हुए हैं, इसके जो सिंबल्स होंगे वो लैटिन नेम से निकले हुए हैं। तो देखिए जैसे कि ऑर्गन है, ये इंग्लिश नेम से ही इसका सिंबल निकला हुआ है, तो ऑर्गन के लिए आप जो यूज़ करते हैं सिंबल तो वो बनता है AR। आर्सेनिक के लिए AS, यानी कि पहला आपको कैपिटल डालना है, दूसरा स्मॉल लेटर डालना है। एल्युमिनियम के लिए A कैपिटल L स्मॉल, बोरोन के लिए B कैपिटल, बेरियम के लिए B कैपिटल A, ब्रोमाइन BR, फिर कार्बन के लिए सिंबल C है, कैल्शियम के लिए है Ca, क्लोरीन के लिए सिंबल है Cl, यानी कि फर्स्ट और थर्ड इसके पहले 2 थे कैल्शियम के लिए, क्रोमियम के लिए Cr, कोबाल्ट के लिए CO, फ्लोरीन के लिए F, हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, आयोडीन के लिए I, लिथियम के लिए L कैपिटल I स्मॉल, मैग्नीशियम Mg, फिर है मैग्नीज के लिए जो सिंबल है वो है Mn, नाइट्रोजन के लिए सिंबल है N, नाइट्रोजन के बाद है नियॉन के लिए सिंबल है N कैपिटल E, क्योंकि देखो सेम N नहीं ले सकता था मैं क्योंकि दोनों के दोनों सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे थे, इसलिए इसको मैंने कैपिटल N लिया, इसको मैंने N कैपिटल E स्मॉल लिया। निकेल Ni, निकेल के बाद है ऑक्सीजन, दिस इज O, इसका सिंबल है, ऑक्सीजन का फास्फोरस का सिंबल है P, इसके बाद है प्लेटिनियम, इसका सिंबल है Pt, सल्फर का सिंबल है S, इसके बाद है यूरेनियम का सिंबल है U, एंड लास्ट वन है जिंक का सिंबल है Zn। ठीक है, तो ये सिंबल्स जो थे ये इनके इंग्लिश वर्ड से ही मिलके बने थे, इंग्लिश वर्ड्स में से ही लिए गए थे। इसके बाद सिंबल डिराइव फ्रॉम द लैटिन नेम, यानी कि सिंबल जो लैटिन नेम से निकले हुए हैं, जैसे कि मान लो अब इनका मैं सिंबल डायरेक्ट पहले लिखता हूं, जैसे कि एंटीमनी है, एंटीमनी का सिंबल है Sb, कॉपर का सिंबल है Cu, गोल्ड का सिंबल है Au, आयरन का सिंबल Fe, आयरन के बाद लेड है, लेड का सिंबल है Pb, मर्क्यूरी Hg, पोटेशियम K, सिल्वर Ag, सोडियम Na, टीन Sn। अब देखो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो वर्ड है
उसमें से सिंबल नहीं है, देखो एंटीमनी और एसबी इसका सिंबल लिया हुआ है, तो इट मीन्स ये जो सिंबल है इनके लैटिन नेम से निकले हुए हैं, जिसके एंटीमनी को लैटिन नेम क्या है, स्टीबियम, STIBIUM, तो स्टीबियम से निकला हुआ ये। कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम है, गोल्ड का ऑरम, आयरन का जो सिंबल है फेरम, PB आयरन प्लम्बम, ये इसका लैटिन नेम है, इसमें से निकला हुआ है। मर्क्यूरी का है हाइग्रम, पोटेशियम के इसका सिंबल है केलियम, सिल्वर AG अर्जेंटम, सोडियम Na तो इसका है नेट्रियम, साइंटिफिक नेम या आप बोल सकते हो लैटिन नेम। टीन इसका है स्टेनम। ठीक है, तो ये इसके लैटिन नेम से निकले हुए हैं सारे के सारे सिंबल, और ये इसके इंग्लिश नेम से ही निकले हुए हैं सिंबल। ठीक है, तो आपको इनके लैटिन नेम भी याद होने चाहिए, एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं, और इनके सिंबल्स भी आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें सीखी कि इंग्लिश जो नेम से जो सिंबल्स निकल रहे थे वो, और जो लैटिन लैंग्वेज से या नेम से जो सिंबल निकल रहे थे वो, ये साइंटिफिक तरीका है लिखने का किसी भी केमिकल को या किसी भी एलिमेंट्स को, और ये काफ़ी आपको आगे जाके फ़ायदा देगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।